हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम, आपका हिंदी शिक्षक, आपका बाल सखा, आप जो भी चाहे वो कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम एक और खास चीज पढ़ने वाले हैं जो व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपको परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब भाई ये दोनों बातें क्यों कही हैं? तो ये दोनों बातें इसलिए कही हैं बच्चा, हम पढ़ने वाले हैं समास। समास जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कक्षाओं की दृष्टि से भी और व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से भी। ये बात कैसे कही जा सकती है? तो ऐसे समझ लीजिए भाई, जब आप परीक्षा में बैठेंगे और एग्जाम देंगे तो समास जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है और ये साधारण सा टॉपिक जो है वो आता है 4 नंबर के लिए, यानी कि 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। और अगर व्यवहारिक जीवन की बात करें, ठीक है, तो समास जो है ना वो बताता है हमें क्या? जोड़, ठीक है, जोड़ या योग। और आप जानते हैं जीवन जो है वो परिस्थितियों का योग है, यानी कि परिस्थितियों का जोड़ है। तो इसी तरीके से समास हमें दोनों तरीके की चीजें सिखाता है। परीक्षा में अंक कैसे पाएंगे ये भी, और जीवन को जीना कैसा है ये बात भी हमें समास से सीखने को मिलती है। चलिए बच्चा, बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से आज के हमारे लेक्चर का फ्लो होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अर्थ के बाद जानेंगे परिभाषा, ठीक है। परिभाषा के बाद जानेंगे समास के प्रकार कि भाई समास के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। और प्रकारों को अच्छी तरीके से समझते ही हमारा जो है इस बार का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ जिज्ञासा आ रही होगी कि सर क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, डीपीपीज आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके मन में एक चीज और आ रही होगी कि भाई डीपीपी कैसे डाउनलोड करना है? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, उठाना है अपना फोन और टाइप करना है पीडब्ल्यू, ठीक है। जैसे ही टाइप करेंगे पीडब्ल्यू तो भाई पीडब्ल्यू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर जाके आपको स्टडी पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टडी पर जाइएगा, फिर सर्च कीजिएगा उदय बैच। उदय बैच के अंदर आपको सर्च करना है ऑल कंटेंट, और ऑल कंटेंट पर आपको जो है वो हिंदी सब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां जाइएगा, जो जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट में है, जैसे डीपीपी आपको डाउनलोड करना है, प्रीवियस लेक्चर देखना है, तो वो दोनों चीजें आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। और डीपीपी डाउनलोड करके इस वाले जो लेक्चर का है ना उसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे समास उतना ही आपका परफेक्ट होता जाएगा, ठीक है। व्याकरण के जो टॉपिक ना आपके सिलेबस के अंदर हैं इस बार, वो सारे के सारे प्रैक्टिस का मसला है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो जो क्लियर होता चला जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि समास क्या होता है। तो देखो बेटा, समास के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास दो चीजों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो पदों से मिलकर बना है, ठीक है। समधन आस, ठीक है, इति समास। अब भाई इस बात को समझ लो, सम का अर्थ होता है समीप बिठाना, ठीक है। और आस का क्या अर्थ होता है? आस का अर्थ होता है भाई साहब बैठाना, ठीक है। और सम का अर्थ होता है समीप बैठाना, ठीक है। अब इस चीज को समझ लो भाई कि किसको समीप बैठाना या क्या समीप बैठाना, क्योंकि शब्द तो बैठ नहीं सकते। तो यहां बेटा बैठाने का अर्थ यह है कि दो पदों को, दो शब्दों को एक दूसरे के पास लाना और उनके अवयवों को गायब करके एक नए शब्द का निर्माण कर देना। सरल भाषा में इसे हम कह सकते हैं कि दो शब्दों को जोड़कर उनके कारक चिन्हों को हटाकर एक नए शब्द का निर्माण करना ही समास कहलाता है, ठीक है। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना, ठीक है। बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े वाक्यांशों को छोटा करना। जैसे मैंने कहा शिवार्पण, ठीक है। तो शिव के लिए अर्पण, ये पूरा का पूरा एक शब्द हो गया, एक शब्दांश हो गया, ठीक है, एक वाक्यांश हो गया। पर इसको हमने क्या कर दिया? शिवार्पण कह दिया। तो ये क्या हो गया? एक शब्द में एक पूरा का पूरा भाव आ गया। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि समास किस काम में आता है, ठीक है, और समास का यूज क्या है, समास की परिभाषा क्या है। अब बात करते हैं समास के कुछ महत्वपूर्ण अंगों की, जिसके कारण जो है समास हम समझने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे बात करते हैं समास के अंगों की। तो देखो बेटा, किसी भी शब्द के अंदर समास पे जब भी आप प्रयोग करेंगे तो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। आओ जरा इसको समझ लो। एक शब्द है क्या? गंगा जल, ठीक है, गंगा जल। अब इस शब्द के अंदर इस बात को समझो कि भाई पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, ठीक है। जैसे इसका, इस शब्द का अर्थ होता है गंगा का जल, ठीक है, गंगा का जल, ठीक।
अब इस शब्द का अर्थ समझो कि भाई शब्द का अर्थ है गंगा जल, पर ये दो शब्द है ना, ये एक नया शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द क्या है यानी कि पूर्व पद क्या है गंगा, और उत्तर पद क्या है जल। ठीक है, तो यहां इन दोनों पदों के मिलने से जो सामासिक पद बना, क्या बना, सामासिक पद, उसे ही समास कहा जाता है या नया शब्द कहा जाता है। जैसे इसको देख लो बेटा, पूर्व पद यानी कि वो पद जो सबसे पहले आए, उत्तर पद यानी कि वो पद जो सबसे बाद में आए। जैसे में बताया गया है, इस उदाहरण में बताया गया है कि गंगा क्या है, पूर्व पद है, और उत्तर पद क्या है, जल। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक सामासिक पद बनाया जिसका नाम क्या पड़ा, गंगा जल। ठीक है, जैसे इस चीज को ऐसे समझो, कैसे समझना है भाई आप समझो। एक शब्द हमने लिखा क्या, राम। ठीक है, और फिर एक शब्द हमने क्या लिखा उत्तर पद में, अनुज। ठीक है, अनुज, यहां क्या बन गया, रामानुज। ठीक है, रामानुज। ठीक है, इस बात को अब जरा समझो कैसे क्या हुआ। पहला पद क्या हो गया, पहला पद हुआ राम। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले आया था इसीलिए इसे पूर्व पद कहते हैं, इसीलिए इसे प्रथम पद कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पद क्या आया था, अनुज आया था। ठीक है, तो उसे हमने क्या कहा, उत्तर पद, क्योंकि ये सबसे बाद में आया था। और इन दोनों के मिलने से क्या बना, इन दोनों के मिलने से बना एक सामासिक पद जिसे हम जानते हैं रामानुज के रूप में। ठीक है, अब यहां इसका अर्थ बदल जाता है। देखो, जब नया शब्द बनेगा तब उसका अर्थ परिवर्तित होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि भाई सामासिक पद जो हमने बनाया है क्या वो सही है। तो उसको चेक करने का सिंपल सा टेक्निक ये है कि जो नया शब्द आया है उसका अर्थ क्या निकलता है, क्या कोई नया अर्थ निकलता है। अगर नया अर्थ निकल रहा है तो वो जो पद बना है, जो सामासिक पद आपने बनाया है वो उचित है। जैसे देखो, राम धन अनुज, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम राम हो सकता है। ठीक है, और दूसरा शब्द है अनुज, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है, अब इन दोनों पदों को मिलाने के बाद जो बनता है वो बनता है रामानुज, और रामानुज इंडिकेट करता है लक्ष्मण के नाम को, यानी कि राम के छोटे भाई के नाम को। ठीक है, तो इस तरीके से जो सामासिक पद बना ये पूर्णतः शुद्ध पद था, यानी कि उचित था। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं, ये तो था समास के पद के बारे में कि प्रथम पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, या पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। ये चीज इसलिए जरूरी थी क्योंकि आने वाले प्रकारों के अंतर्गत हमें इन्हीं सारी टर्मिनोलॉजी से गुजरना होगा, तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है। आगे बात करते हैं कि भाई समास का विग्रह कैसे होता है। तो देखो, समास का विग्रह होता है जस्ट उल्टा। जैसे देखो, यहां क्या फॉर्मूला था, यहां फॉर्मूला था पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर समास बनता है, यानी कि सामासिक पद या समस्त बनता है। ठीक है, पर इससे उल्टा, उल्टा कैसे कि भाई पूर्व साम जब हम विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह, इस चीज को समझ लो कि भाई जब हम विग्रह कर रहे होंगे, ठीक है, तो विग्रह किस तरीके से होगा, विग्रह करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई सामासिक पद दिया होगा। जैसे इसी को ले लेते हैं, रामानुज। ठीक है, तो रामानुज भाई एक सामासिक पद है जिसका हमें करना है विग्रह। विग्रह कैसे करेंगे, पूर्व पद को और उत्तर पद को अलग अलग कर देंगे। जैसे हमने क्या किया, राम धन अनुज। ठीक है, इस तरीके से आ गया क्या भाई, सामासिक पद अलग हो गया और आया रामानुज। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से हम समास का विग्रह कर सकते हैं या सामासिक पद को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने दो टर्मिनोलॉजी सीख ली। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, पहला जो चीज सीखी वो ये सीखी कि सामासिक पद जो है ना वो दो भागों में बटे होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद। सामासिक शब्द के दो भाग होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। जब ये दोनों मिल जाएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर ही सामासिक पद बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पहला शब्द जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है, दूसरा जो शब्द आप जोड़ने जा रहे हैं वो उत्तर पद कहलाएगा, और ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, सामासिक पद या सामासिक शब्द बनाते हैं। नया शब्द का जन्म इस तरीके से होता है। अब इसी शब्द का जब संधि विच्छेद समास विग्रह किया जाता है तब क्या किया जाता है कि सामासिक पद जो आपको दिया है, जैसे यहाँ रामानुज लिख के दिया है, ठीक है, तो इस शब्द को हम पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ देंगे। इसी चीज को कहते हैं विग्रह, यानी कि समास विग्रह। ठीक है बच्चा, तो ये तो था समास के कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे भाग जो आगे हमें मदद करने वाले हैं चीजों को समझने में। आइए अब बढ़ते हैं समाज के प्रकारों की ओर कि भाई समाज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, समास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो समास के जो प्रकार है ना उसमें है अव्ययी भाव समास, जो यहाँ से शुरुआत होती है।
फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो कुल मिलाकर 6 समास जो हैं वो होते हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए बच्चा चर्चा करते हैं सबसे पहले समास की, यानी कि अव्ययी भाव समास की, कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। तो बेटा अव्ययी भाव समास के अंदर बहुत सिंपल अगर शब्दों में बात करें तो हम बात कर सकते हैं जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद प्रधान होने के साथ साथ क्या होगा भाई, अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है, वही पद जो क्या होगा, अव्यय। इस बात को हमेशा नोटिस करके चलना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बात की जाए अव्ययी भाव समास की तो पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। और अव्यय कुछ इस तरीके से होता है कि भाई वो देखते ही समझ में आ जाए। जैसे आपसे कह दिया जाए यथा धन उचित, तो उचित यथा जैसे ही बात आ जाती तो वो अव्यय है। ठीक, वो चीज समझ में आ जाती है। यथा शक्ति की बात करें तो समझ में आ जाता है कि भाई अव्यय है। प्रति की बात करें तब भी वो समझ में आ जाता है कि अव्यय है। तो इस तरीके से अव्ययगत जो सामासिक पद आते हैं, यानी कि जिनकी शुरुआत अव्यय से होती है और प्रथम पद प्रधान होता है, वहां होता है अव्ययी भाव समास। आइए अब बढ़ते हैं उदाहरण को। जैसे यथा धन शक्ति, तो यथा शक्ति क्या है, एक सामासिक पद है। और कैसे कैसे बना, तो पहले आया यथा, यानी कि उत्तर पद क्या था, यथा। फिर हमने उसको जोड़ा किसमें, पूर्व पद में, तो आया यथा शक्ति। ठीक है, यानी कि शक्ति के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, फिर आगे क्या हुआ, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन क्या होता है, तो भाई दिन दिन, यानी कि रोज। तो देखिए प्रतिदिन दिन क्या बना, प्रतिदिन। फिर आता है हाथों हाथ। भाई हाथों हाथ मतलब बिल्कुल फटाफट जब कोई कार्य किया जाता है, कोई काम किया जाता है तो उसे कहते हैं हाथों हाथ करना। जैसे हाथों धन हाथ। तो भाई एक और हमारे सामने जो उदाहरण आया वो आया अव्ययी भाव का उदाहरण। चलिए अब बात करते हैं आगे, और बात करते हैं तत्पुरुष समास की। सबसे ज्यादा जो समास आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं के अंदर, ठीक है, वो मिलता है आपको कौन सा, तत्पुरुष समास। सबसे सिंपल और सबसे कॉमन जो समास माना जाता है वो तत्पुरुष समास माना जाता है। आइए समझ लेते हैं कि तत्पुरुष समास होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, जिन समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते हैं समय दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह यानी कि परसर्ग का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहां बेटा कुछ चीजें याद रखो। देखो तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, ये बात समझो। जब भी किसी शब्द के बीच से कारक चिन्ह गायब हो जाए, ठीक है। अब भाई कारक चिन्ह जब भी गायब हो जाए तो वहां समझ जाइएगा कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास हिंदी का सबसे बड़ा समास भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके खुद अलग से कई प्रकार हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण देखिए क्या है, देशभक्ति, देश धन भक्ति। ठीक है, किसकी भक्ति की जा रही है, देश की भक्ति की जा रही है। तो क्या बना, देश के लिए भक्ति। फिर एक शब्द आया राष्ट्रपिता। ठीक है, तो कैसे बना राष्ट्रपिता, राष्ट्र धन पिता। पूर्व पद क्या है, राष्ट्र है, उत्तर पद क्या है, पिता। तो राष्ट्र का पिता। ठीक है, एक शब्द ये बना। फिर अगला उदाहरण है वनवास। किसका वास, वन का वास। तो देखो वनवास में क्या हो जाएगा कि भाई वन में वास, किसमें वास, वन में वास। अब इस चीज को समझो, यहां से मां गायब हो गया था। ठीक है, यानी कि जो कारक चिन्ह है वो हटा दिया गया था, तो क्या बन जाता, वनवास। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है राह खर्च, यानी कि रास्ते में होने वाला खर्च। तो क्या बनेगा, राह धन खर्च। फिर इसका समास विग्रह कैसे होगा, भाई राह धन खर्च, और अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा राह के लिए खर्च। तो इस तरीके से हमने तत्पुरुष समास के परिचय को समझा, यानी कि ये जाना कि तत्पुरुष समास क्या कहलाता है। अब आइए बात करते हैं कि तत्पुरुष समास के अंदर कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से उपभेद हैं। ठीक है, चलिए बच्चा इस पर चर्चा करते हैं। तो भैया तत्पुरुष समास के कुल मिलाकर 6 उपभेद माने जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज जब समझ में आएगी बेटा जब आप कारक पढ़ेंगे। ठीक है, बिना कारक पढ़े समास का ये वाला हिस्सा जो है तत्पुरुष समास वो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए फिर एक टिक लगाना पड़ेगा, आपको एक टेक्निक यूज करना पड़ेगा कि जिस भी शब्द में से मैं पर ये सारी चीजें गायब हो, यानी कि मैं गायब हो जाए, परसर्ग चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं वो गायब हो जाएं, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसी क्रम में जो पहला समास है भैया उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला समास है वो है क्या, कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष के अंदर को जो चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे रथ चालक, यानी कि रथ को चलाने वाला। एक और उदाहरण है जेब कतरा। भाई जेब कतरा कौन, जेब को कतरने वाला।
तो एक शब्द आया जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, यहां से को गायब हो गया और शब्द जो है वो नया आ गया, ठीक है, कि जेब कतरा बना। फिर देखिए आता है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष किसी कारण को इंडिकेट करता है, जैसे देखो रोगग्रस्त, क्या हुआ भैया, रोग से ग्रस्त, क्या हो गया था, रोग से ग्रस्त है। तनावग्रस्त, तनाव से ग्रस्त है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, तो यहां हमें देखने को मिल रहा है कि भाई कारक चिन्ह जो है वो हटते जा रहे हैं। इसमें से कौन सा कारण चिन्ह हट गया, तो भाई यहाँ कर्ण जो है, कर्ण कारक जो है वो हट गया, से द्वारा के द्वारा, ठीक है। जैसे शासन प्रदत्त, शासन के द्वारा प्रदत्त, अब हटा दिया के द्वारा तो क्या हो गया, शासन प्रदत्त, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, संप्रदान कारक की बात करते हैं कि भाई संप्रदान तत्पुरुष के अंदर क्या होता है। तो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है, संप्रदान का जो चिन्ह है के लिए, इसका लोप हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, तो भाई प्रयोगशाला का अर्थ है प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। एक और शब्द है गौशाला, गाय के लिए शाला, गौशाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहां हम देख पा रहे हैं कि के लिए जो है वो हट जाता है, यानी कि जो कारक चिन्ह है के लिए, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह माना जाता है के लिए या द्वारा, तो वो भाई हट रहा है, ठीक है। और इस तरीके से एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे, फिर जानते हैं अपादान तत्पुरुष को। तो अपादान तत्पुरुष जब बनता है जब किसी भी सामासिक पद से का या दो पदों के बीच से का गायब हो, से का लोप हो जाए। अब यहां से का सेंस समझ लो, दो बार से आया है। पहला से जब आता है, ठीक है, तो ये बताता है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ रही है, ठीक है, या किसी चीज के साथ है, ठीक है। इस चीज को जरा समझ लो बेटा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी किसी किसी को। तो यहाँ जो संप्रदान कारक का प्रयोग है वो साथ को बता रहा है, ठीक है, कि भाई कर्ण कारक के अंदर जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं से या के द्वारा, वो बताता है कि दो चीजें साथ में प्रयोग हो रही हैं। जैसे रोग से ग्रस्त, तो रोग जो है वो व्यक्ति के साथ है, इसलिए वह रोगग्रस्त है, ठीक है। पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपादान में जब आ जाएगा, तो भाई यहाँ अर्थ होता है अलग होना। जैसे कहा गया रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त हो गया वो बच्चा, ठीक है। तो यहाँ इस बात की जा रही है चर्चा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि बेटा से के दो अर्थ निकलते हैं। कारक के अंदर एक कंफ्यूजन जरूर आता है कि भाई कर्ण कारक का अर्थ आता है से भी वह चिन्ह है, और अपादान कारक में भी से जो है वो चिन्ह होता है, पर यहाँ दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। पहला ये बताता है, यानी कि जो कर्ण कारक है उसके में जब से का प्रयोग किया जाता है तब ये बात सामने आती है कि से का अर्थ होता है साथ होना, ठीक है। पर वही चीज जब अपादान कारक के अंदर प्रयोग की जाती है, यानी कि से जब अपादान कारक में प्रयोग किया जाता है तब वहां से का अर्थ होता है अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, ठीक है। और हमने कहा सुखग्रस्त या रोगग्रस्त, तो भाई सुख से ग्रस्त है, ज्यादा सुख आ जाने से भी आदमी बोरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ उस सेंस में उसका प्रयोग किया गया कि भाई वो तो सुखग्रस्त हैं, ठीक है। तो बेटा यहां तक ये चीज क्लियर करते हुए आइए बढ़ते हैं संबंध कारक की ओर। संबंध कारक क्या होता है, तो बेटा किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज से संबंध बताना ही संबंध कारक का प्रमुख गुण होता है। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के को, ये सारी चीज, यानी राम का, राम के, राम की, ठीक है, ये सारी चीजें। तो भाई यहाँ एक उदाहरण दिया गया है दशरथ पुत्र, जिसका अर्थ है दशरथ का पुत्र, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाई जो शब्द है वो किससे बना था, वो संबंध कारक से ही उसका लोप हुआ था, तब वो वह शब्द अस्तित्व में आया था, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं अधिकरण कारक की ओर। तो भैया अधिकरण तत्पुरुष के अंदर ना एक चीज ये होती है कि मैं और पर इनका लोप हो जाता है। जैसे आनंद मग्न, कि भाई आनंद में मग्न है, तो यहाँ क्या मैं का लोप हो गया, इसलिए एक नए शब्द का जन्म हुआ आनंद में मग्न, ठीक है, आनंद मग्न। इसी तरीके से आप बीती, आप पर बीती, ठीक है, यानी कि स्वयं पर बीती, तो यहाँ पर जो है वो गायब हो जाता है और आप बीती शब्द जो है अस्तित्व में आता है, स्वतंत्र शब्द आता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ इन सारी चीजों को समझने के बाद तत्पुरुष समास को और तत्पुरुष समाज के विभिन्न प्रकारों को समझने के बाद चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले पद पर, जिसका अगले चरण पर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। अब भाई कर्मधारय होता क्या है, तो इस चीज को समझ लो। जब भी किसी सामासिक पद में या किसी शब्द में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो, फौरन समझ जाओ कि वहां क्या है, वहां कर्मधारय समास है, ठीक है।
इसकी पहचान ही यही है कि जहां भी उपमेय उपमान का संबंध आपको दिखे, जहां विशेष विशेषण का संबंध दिखे, जहां विशेष विशेषण का संबंध दिख जाए, वहां समझ जाइए कि भाई कर्मधारय समास है। आइए समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक शब्द आया नीलकंठ, ठीक है, जिसमें पूर्व पद क्या है, नील, और उत्तर पद है कंठ। तो भाई नील क्या होता है, नील मतलब रंग, जो कि क्या है, विशेषण है, ठीक है। अब इसका विशेष्य क्या है, यानी कि ये उपमा जो है वो किसे दी गई है, इसका गुण किसे दिया गया है, तो इसे कहा गया है कंठ। नीला किसे कहा गया है, कंठ को नीला कहा गया है। और इस तरीके से एक शब्द आया, नीला है जो कंठ, क्या है, नीला है जो कंठ। तो यहाँ कंठ की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है, नीला है, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है ये था विशेष्य का उदाहरण, ठीक है, विशेष विशेषण का उदाहरण अभी हमने देखा। आइए बात करते हैं उपमेय उपमान के उदाहरण की। तो देखिए भैया, एक उदाहरण हमारे सामने दिया है चंद्रमुखी, जिसमें चंद्र धन मुख, इस तरीके से शब्द का निर्माण हुआ है। अब यहाँ एक चीज समझ लो, चंद्र जो है वो क्या है, उपमेय है, ठीक है, क्योंकि उसकी उपमा दी गई है कि भाई कैसा दिख रहा है चेहरा, चंद्र की तरह दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, मुखी, यानी कि मुख दिख रहा है। फिर क्या बना, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि भैया चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री है, और जिसमें उपमा दी गई है चंद्रमा की। उपमेय किसे दिया गया, यानी कि कौन किसकी उपमा है, किसे उपमा दी गई है, तो मुख को दी गई है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से जहां भी जिस भी शब्द में उपमेय उपमान का संबंध हो, ठीक है, विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित होता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाइए कि वहां कर्मधाराय समास है। कौन सा समास है, कर्मधाराय समास, ठीक है बच्चा। चलिए और उदाहरण की तरफ बात करते हैं। तो महादेव, महान है जो देव, ठीक है। फिर नीलगाय, नीली है जो गाय, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर्मधाराय समास को समझा। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की ओर, अगले प्रकार की ओर। तो देखिए अगला प्रकार क्या है हमारा, दिगु समास। देखो बेटा, कर्मधारय के अंदर क्या होता था कि भाई एक विशेष्य है, एक विशेषण होगा, एक उपमेय है, एक उपमान होगा, ये सारी चीजें थी। तत्पुरुष समास के अंदर क्या हो रहा था कि भाई विभक्ति चिन्ह हट रहे थे, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के अंदर क्या होता है कि प्रथम पद जो है वो प्रधान होगा, और दूसरा पद जो होगा वो गौड़ हो जाता है, यानी कि उत्तर पद जो है वो प्रधान नहीं होता, ठीक है। और अव्यय वाला पद जो है वही प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद जो है वो अव्यय होगा, ठीक है। अब यहां हम बात कर रहे हैं सबसे सरल समाज की, सॉरी सबसे सरल समास की, जिसको समझना बिल्कुल आसान है। भाई जिस भी शब्द में पहला पद संख्यावाची हो, यानी कि संख्याओं की तरफ इशारा करता हो, और समस्त पद के समूह का बोध कराता हो, ठीक है। अगला जो दूसरा जो शब्द आएगा वो किसी विषय, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बोध कराना चाहिए, ठीक है। तो वहां क्या हो जाता है, वहां हो जाता है दिगु समास। इस चीज को समझो बेटा कैसे, जैसे एक उदाहरण है सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु मतलब 7 समुद्रों की बात की जा रही है। फिर बात कर रहे हैं नवग्रह, तो नवधन ग्रह, यानी कि 9 ग्रह, ठीक है। फिर आगे एक उदाहरण आया पंच तत्व, यानी कि 5 तत्वों का समूह, ठीक है। फिर आगे एक चीज की चर्चा होती है भाई, एक और उदाहरण आता है त्रिनेत्र, यानी कि 3 नेत्रों का समाहार, ठीक है। अब भाई ये चर्चा केवल यहीं तक शांत नहीं होती, इससे आगे भी कई उदाहरण हैं जो आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है अठन्नी, भाई 8 आनों का समूह, आना जानते हैं, रुपये का, पैसे का, बहुत पहले चला करता था, ठीक है। फिर त्रिभंगी, 3 भंगिमाओं का समाहार, ठीक है। फिर सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इस तरीके से कुछ उदाहरण हमने देखे थे। कुछ खास उदाहरण इस तरीके से और भी हैं, जैसे नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, पंजाब, 5 नदियों का समूह, ठीक है। तो कुछ उदाहरण जो हैं वो हमने पढ़े यहाँ दिगु समास के। आइए अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो देखो बेटा, जिस समासिक शब्द में या जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, ठीक है, यानी कि जो पहले शब्द आ रहा है वो भी प्रधान है, और जो अंत में शब्द आ रहा है वो भी प्रधान है, तो वहां जरूर ही जरूर द्वंद्व हो जाता है। अब द्वंद्व क्यों हो रहा है भैया, तो द्वंद्व इसलिए हो रहा है कि किसे प्रधान माने, ये तो दोनों बराबर हो गए, इसीलिए तो द्वंद्व है। तो देखो जैसे उदाहरण के अंदर हमें एक शब्द आया दिन दिन, क्या, दिन दिन, ठीक है, सॉरी दिन रात, दिन है और रात, तो क्या आ गया भाई, दिन और रात, ठीक है। फिर एक और शब्द आया माँ बाप, तो क्या आया, माँ और बाप, ठीक है।
फिर यहाँ एक शब्द और आया ऊंचा नीचा, तो ऊंचा या नीचा, ठीक है। यहाँ आया क्या द्वंद्व के अंदर कि या तो ऊंचा है या नीचा है, ठीक है बच्चा। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो कभी कभी ना वहाँ चिन्ह लगा होता है इस तरीके का, ठीक है। तो जहां भी आपको चिन्ह दिखे समझ जाइए कि वहां क्या है, वहां द्वंद्व समास है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ कुछ और उदाहरण भी हैं इसके, जैसे पाप पुण्य, राजा रंग। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ उत्तर पद भी प्रधान है और पूर्व पद भी प्रधान है, दोनों चीजें कैसी हैं, दोनों चीजें प्रधान है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है, जिस सामासिक पद में कोई पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का अर्थ स्पष्ट करते हूं। भाई क्या कर रहे हो कि ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, पर दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह या ऐसे शब्दों के अंदर बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास का एक विशेष अर्थ ये भी निकलता है, एक विशेष पहचान ये भी है कि बहुव्रीहि समास ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसी उपमाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो समाज में या संसार में इकलौती होती हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया त्रिनेत्र, तो 3 आंखों वाला पूरी सृष्टि में एक ही व्यक्ति है, एक ही है जिसका नाम है शिव, ठीक है। मैंने कह दिया गजानन, ठीक है। तो भाई पूरी सृष्टि में गज का आनंद धारण करने वाला कौन है, एक ही व्यक्ति है या एक ही है, कौन भाई, यानी कि भगवान गणेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई बहुव्रीहि समास जो होता है वो हमेशा किसी विशेष या इकलौती चीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि भाई ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इन दोनों के संयोग से जो अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है, ठीक है। और जो अर्थ है वो इन दोनों शब्दों से अलग निकलता है। जैसे देखो यहाँ नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, शिव ही है ना जो नीलकंठ कहे जाते हैं, ठीक है। फिर महात्मा, ठीक है, महान है जिसकी आत्मा या महान आत्मा है जिसकी, तो भाई किसकी महान आत्मा है, महान आत्मा है हमारे साधुओं की, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 सिर वाला, तो 10 सिर वाला एक ही व्यक्ति था, ठीक है, कौन था, रावण था। फिर आगे देखो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, ठीक है, तो जिसका पेट लंबा है, ठीक है, अर्थात भगवान गणेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन शब्दों के माध्यम से जाना समझा कि बहुव्रीहि समास क्या कहलाता है, किस तरीके से बहुव्रीहि समास को हम पहचान सकते हैं। आइए बच्चों एक विषय पर और चर्चा करते हैं कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है, क्योंकि कभी कभी जब हमें सीधा सीधा प्रश्न दे दिया जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो भैया आइए इस कंफ्यूजन का निवारण कर लेते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण या विशेष्य के रूप में या उपमेय या उपमान के रूप में जुड़े होते हैं, यानी कि जब भी कोई आपको शब्द आएगा तो किस तरीके से आएगा कि भाई पहला शब्द जो है वो दूसरे की विशेषता बता रहा होगा या उपमेय या उपमान का संबंध होगा। जैसे एक शब्द आता है नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, ठीक है। तो जब ये कर्मधारय का उदाहरण है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भाई नीला है कंठ जिसका, कैसा है, नीला है, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। पर जब हम कहते हैं नीलकंठ, क्या कहते हैं, नीलकंठ, तब वहां कौन सा वो हो सकता है भाई, वहां बहुव्रीहि भी हो सकता है, बहुव्रीहि होगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, शिव निकलेगा, क्या निकलेगा, शिव निकल जाएगा, ठीक है। जैसे बहुव्रीहि के अंदर क्या पहचान होती है कि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान ना होकर, दोनों ही पद प्रधान ना होकर कौन सा पद प्रधान होता है भाई, कौन सा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा अर्थ प्रधान होता है। देखो जैसे दो पदकों का प्रयोग किया गया, जैसे यहां देखिए बहुव्रीहि की बात की जा रही है, ठीक है, देवकी नंदन, ठीक है। तो भैया देवकी नंदन का जो अर्थ निकलता है वो देवकी का पुत्र नहीं निकल रहा है, जबकि, ठीक है, देवकी का पुत्र इस शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है भगवान कृष्ण, क्योंकि देवकी का अर्थ का जो
नाम है ना देवकी, वो कई स्त्रियों का हो सकता है, पर देवकी नंदन का जो मूल अर्थ निकलता है वो निकलता है केवल और केवल कृष्ण के लिए। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमने ये समझा कि कर्मधाराय समास के अंदर उत्तर पद और पूर्व पद दोनों जो होते हैं वो उपमेय उपमान के संबंध में जुड़े होते हैं या फिर विशेष्य विशेषण के संबंध में जुड़े होते हैं, परंतु कर्मधारय के अंदर इन दोनों के मेल से किसी तीसरे अर्थ की उत्पत्ति का बोध होता है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर था और इस अंतर को बेटा मेरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। अब बात करते हैं बेटा कि भाई प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे। तो बेटा डीपीपी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और डीपीपी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा इस बार का सेशन। मिलते हैं कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।